आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी चौंकाने वाला है। सोचिए, एक प्रभावशाली नेता को एक नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए उम्र कैद की सज़ा होती है। मामला बंद लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर पूरी सज़ा एक शब्द की परिभाषा पर टिकी हो, एक ऐसा शब्द जो शायद 150 साल पुराने कानून से लिया गया हो। बिल्कुल। आज हम कुलदीप सिंह सेंगर मामले में जमानत के फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो अदालती दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। फैसले का दिल, मतलब उसका जो केंद्र है, वो अपराध की भयावहता नहीं बल्कि एक बहुत ही बारीक कानूनी सवाल है। सवाल ये है, क्या बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले विशेष कानून यानी पॉक्सो एक्ट के तहत एक विधायक को लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है? और इसी एक सवाल ने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए हमारे स्रोतों यानी कोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर इसे परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि अदालत इस नतीजे पर कैसे पहुंची। तो सबसे पहले मामले की नींव को समझते हैं। 2019 में निचली अदालत ने सेंगर को दोषी पाया था। सजा क्या थी? सजा बहुत गंभीर थी, उम्र कैद। इसका मतलब था कि उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। ये सजा आईपीसी और पॉक्सो एक्ट दोनों के तहत दी गई थी। पर यहाँ सबसे जरूरी बात पॉक्सो एक्ट की धारा 5C है। यह धारा लोक सेवक द्वारा किए गए गंभीर यौन हमले यानी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में है। गंभीर या एग्रेवेटेड मतलब ये अपराध को और ज्यादा संगीन बना देता है। एकदम सही। जब अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भरोसे की या अधिकार की स्थिति में हो, जैसे कोई पुलिस वाला, डॉक्टर या जैसा इस केस में आरोप है, एक लोक सेवक। अच्छा। तो कानून उसे गंभीर अपराध मानता है और उसके लिए ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान करता है। और ट्रायल कोर्ट का यही मानना था कि चूंकि सेंगर एक विधायक था इसलिए वो एक लोक सेवक है, और इसी आधार पर उम्र कैद। हाँ, इसी आधार पर। और यहीं पर मुझे लगता है बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने कहा कि उम्र कैद की सजा का जो आधार है यानी सेंगर का लोक सेवक होना, वही कानूनी तौर पर गलत है। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? आम आदमी तो यही सोचेगा कि एक एमएलए, एक जनप्रतिनिधि, वो तो पब्लिक सर्वेंट ही होता है। यहीं पर कानून की दुनिया आम समझ से अलग हो जाती है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कानून में परिभाषाएं कितनी मायने रखती हैं। सेंगर के वकीलों ने दलील दी कि पॉक्सो एक्ट में लोक सेवक शब्द की अपनी कोई परिभाषा है ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये कानून खुद कहता है कि इस शब्द का मतलब समझने के लिए हमें भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 21 को देखना होगा। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 21 में क्या लिखा है? जब हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 21 को देखा तो पाया कि उसमें लोक सेवकों की एक लंबी लिस्ट है। जज, पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सेना के लोग सब हैं। लेकिन उस लिस्ट में विधायक या एमएलए का कहीं भी जिक्र नहीं है। क्या आप बात कर रही हैं? मतलब एक पूरी लिस्ट है और उसमें से एमएलए का नाम ही गायब है? ये तो बहुत अजीब है। अजीब लग सकता है, लेकिन ये कानून की सच्चाई है और ये कोई नई खोज भी नहीं है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत पुराने और ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया, AR अंतुले बनाम RS नायक मामला। ये 80 के दशक का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का केस था। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि आईपीसी के उद्देश्यों के लिए एक एमएलए को लोक सेवक नहीं माना जा सकता। ये एक सेटल्ड लॉ है। तो फिर निचली अदालत ने ये गलती कैसे कर दी? उन्होंने सेंगर को लोक सेवक कैसे मान लिया? निचली अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दी गई लोक सेवक की परिभाषा का इस्तेमाल किया था। और उस एक्ट में विधायक शामिल होते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक कानूनी गलती है। कानून का एक मूल सिद्धांत है, जब एक कानून जैसे पीओएसओ किसी दूसरे कानून जैसे आईपीसी की परिभाषा का इस्तेमाल करने के लिए कहता है तो आप किसी तीसरे कानून से परिभाषा उधार नहीं ले सकते। मतलब आप मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप ऐसे परिभाषाओं को मिला नहीं सकते। पीओएसओ एक्ट साफ साफ आईपीसी का हवाला देता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का नहीं। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, पीओएसओ कानून ने अपनी परिभाषा बनाने के बजाय आईपीसी से उधार ले ली और आईपीसी की लिस्ट जो 1860 में लिखी गई थी उसमें एमएलए का नाम ही नहीं है। ये तो एक तरह की कानूनी कॉपी पेस्ट एरर जैसी लग रही है। आप इसे ऐसे भी देख सकती हैं, पीओएसओ एक नया और जरूरी कानून है, लेकिन इसे बनाते समय शायद ये सोचा नहीं गया कि आईपीसी की लोक सेवक की परिभाषा आज के जमाने के हिसाब से कितनी अधूरी है। उस समय
विधायकों की भूमिका आज जैसी नहीं थी। ये एक, आप कह सकती हैं, एक लेजिस्लेटिव गैप है जिसे अदालत खुद नहीं भर सकती। ठीक है, ये तकनीकी पेंच तो समझ में आ गया, लेकिन इसका सजा पर क्या असर पड़ता है? क्या इसका मतलब है कि दोष सिद्धि ही रद्द हो जाती है? नहीं नहीं, दोष सिद्धि रद्द नहीं होती, लेकिन अपराध की गंभीरता कम हो जाती है। कम से कम जमानत की अर्जी पर विचार करते समय हाई कोर्ट का प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में ये मानना है कि धारा 5 क के तहत गंभीर अपराध का आरोप शायद टिक न पाए। अगर सेंगर लोकसेवक नहीं है तो ये मामला पोक्सो की एक कम गंभीर धारा यानी धारा 3 के तहत आ सकता है। और जाहिर है धारा 3 के लिए सजा अलग होगी। काफी अलग। जिस समय ये अपराध हुआ उस समय धारा 3 के तहत न्यूनतम सजा 7 साल की थी और हाई कोर्ट ने हिसाब लगाया कि नवंबर 2025 तक सेंगर पहले ही लगभग 7 साल और 5 महीने जेल में बिता चुका था। ओह, इसका मतलब है कि वो उस अपराध की न्यूनतम सजा से ज्यादा समय जेल में काट चुका है, जिसके लिए हाई कोर्ट को पहली नजर में लगता है कि उसे दोषी ठहराया जा सकता है। और यही बेसिकली जमानत देने का सबसे बड़ा आधार बना। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सिर्फ इसलिए कि कानून में एक विधायक को लोक सेवक नहीं माना गया, सजा उम्र कैद से घटकर कुछ साल की रह सकती है। क्या अदालत को सिर्फ तकनीकी चीजें देखनी चाहिए या अपराध की गंभीरता भी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और न्याय प्रणाली में ये बहस हमेशा चलती रहती है। देखिए, अदालत का काम कानून की व्याख्या करना है, जैसा वो लिखा गया है। अगर कानून में कोई कमी है तो उसे बदलना संसद का काम है, अदालत का नहीं। हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कानून के स्थापित सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। ठीक है, तो ये लोक सेवक वाला कानूनी बिंदु तो बहुत मजबूत है, लेकिन क्या बचाव पक्ष की दलीलें सिर्फ इसी एक पॉइंट पर टिकी थीं या उन्होंने अपराध के तथ्यों को भी चुनौती दी थी? बिल्कुल, उन्होंने तथ्यों पर भी बहुत मजबूत सवाल उठाए थे और ये दलीलें भी जमानत के फैसले में अहम रहीं। सबसे बड़ा सवाल तो पीड़िता की उम्र को लेकर ही था, जो किसी भी पॉक्सो केस का आधार होता है। हाँ, क्योंकि अगर पीड़िता नाबालिग नहीं है तो पॉक्सो एक्ट लागू ही नहीं होता। इसमें क्या पेच था? ये बहुत पेचीदा था। बचाव पक्ष ने एक सरकारी स्कूल का रिकॉर्ड पेश किया, जिसके मुताबिक घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 साल से ज्यादा थी, यानी वो बालिग थी। अच्छा। वहीं अभियोजन पक्ष यानी सीबीआई एक प्राइवेट स्कूल के रजिस्टर पर निर्भर थी, जिसमें उसकी जन्मतिथि अलग थी और बचाव पक्ष का आरोप था कि उस प्राइवेट स्कूल के रजिस्टर में कटिंग और ओवरराइटिंग थी, जिससे उसकी प्रामाणिकता पर शक होता है। तो एक तरह से दस्तावेजों की लड़ाई हो गई। हाँ, और ये अपने आप में एक बड़ी बहस है कि किस दस्तावेज को ज्यादा वजन दिया जाए। उम्र के अलावा क्या कोई और तथ्यात्मक दलील भी थी? मैंने सुना है कि घटनास्थल पर मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। हाँ, ये बचाव पक्ष की दूसरी बड़ी दलील थी। उन्होंने सेंगर के मोबाइल फोन की लोकेशन का डेटा पेश किया। उनके मुताबिक जिस समय और तारीख को घटना होने का आरोप है, उस समय सेंगर का फोन घटनास्थल से करीब 14 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह पर एक्टिव था। उन्होंने इसे अपनी आलिबा यानी आलिबाई बताया। मतलब वो वहां था ही नहीं। हाँ, उनका यही दावा था। ये दोनों ही बिंदु उम्र पर शक और घटनास्थल पर मौजूदगी पर सवाल ऐसे हैं जिन पर अंतिम अपील की सुनवाई के दौरान विस्तार से बहस होगी। लेकिन इन सब दलीलों के बीच एक बहुत ही डरावना पहलू भी है। पीड़िता और उसके परिवार को लगातार धमकियां मिली। उनके पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। हाँ, परिवार का एक संदिग्ध कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें रिश्तेदारों की जान चली गई। बिल्कुल। पीड़िता के वकील ने जोर देकर कहा होगा कि सेंगर को बाहर आने देना मतलब पीड़िता की जान को खतरे में डालना। और ये अभियोजन पक्ष की सबसे मजबूत और भावनात्मक दलील थी। उन्होंने कोर्ट को याद दिलाया कि इस पूरे मामले में हिंसा और डराने धमकाने का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि सेंगर को रिहा करने से समाज में गलत संदेश जाएगा और पीड़िता हमेशा खौफ में जिएगी। तो अदालत ने इस बेहद गंभीर मुद्दे को कैसे हैंडल किया? मतलब एक तरफ कानून की तकनीकी बारीकी है और दूसरी तरफ एक इंसान की जान का सवाल। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने फैसले में धमकियों और हिंसा के इतिहास को स्वीकार किया है। उन्होंने माना कि पीड़िता की चिंताएं जायज हैं। हालांकि कोर्ट का तर्क ये था कि सिर्फ खतरे की आशंका के आधार पर किसी को अनिश्चित काल तक जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब अपील में जीतने का एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला दिख रहा हो और व्यक्ति पहले ही न्यूनतम सजा से ज्यादा समय जेल में बिता चुका हो। तो सुरक्षा का क्या कोर्ट ने उसे बस ऐसे छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं।
कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को पहले से ही सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई है और यह सुरक्षा जारी रहेगी। उन्होंने इस सुरक्षा को और मजबूत करने का निर्देश दिया। अदालत ने एक तरह से ये कहा कि पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने में विफलता के डर से किसी के कानूनी अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इन सभी दलीलों को तोलने के बाद अंतिम फैसला क्या हुआ? जाहिर है जमानत मिल गई, लेकिन किन शर्तों पर? अदालत ने सेंगर की सजा को निलंबित करने और उसे जमानत पर रिहा करने का फैसला किया, लेकिन बहुत सख्त शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि वो उत्तर प्रदेश नहीं जा सकता जहां पीड़िता रहती है, उसे दिल्ली में ही रहना होगा। दूसरी, वो पीड़िता या उसके परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी तरह का संपर्क करने की कोशिश नहीं कर सकता और उसे हर हफ्ते संबंधित पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। तो इसका कुल मतलब यह है कि ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक अंतरिम राहत है जब तक कि मुख्य अपील पर फैसला नहीं आ जाता। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोष मुक्ति या बरी होना नहीं है, ये सिर्फ सजा का निलंबन है। अंतिम अपील अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है, जिसमें उम्र, घटनास्थल पर मौजूदगी, गवाहियों और अपराध से जुड़े हर पहलू पर फिर से विस्तार से सुनवाई होगी। ये फैसला इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे एक अकेली कानूनी परिभाषा पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। ये दिखाता है कि न्याय प्रणाली कैसे अपराध के भावनात्मक पहलुओं को कानून की ठंडी, तर्कपूर्ण और कभी-कभी पुरानी पड़ चुकी जरूरतों से अलग करती है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जब हम समाज के सबसे कमजोर लोगों जैसे बच्चों की सुरक्षा के लिए पीओएससीओ जैसा एक विशेष और आधुनिक कानून बनाते हैं, लेकिन उसकी नींव की ईंटें यानी उसकी परिभाषाएं 350 साल से भी पुराने एक कानून से उधार लेते हैं, तो क्या हम अनजाने में ही ऐसी कानूनी कमजोरियां या लूपहोल्स नहीं बना देते? और इससे जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि हमारी न्याय प्रणाली कानून की इन बारीकियों और एक पीड़िता की जमीनी हकीकत, उसके डर और उसकी सुरक्षा की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाती है। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे खोजना हमेशा मुश्किल होता है और ये मामला उसी मुश्किल का एक जीवंत उदाहरण है।